ने माल खरीदा है, $1000 देने हैं। रुपए के एंगल से अगर हम बात करें तो हमें रुपए के एंगल से कितने रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। $1000 मतलब कितने रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, ये बात आ रही। तो जनवरी में जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तब $1 खरीदने में 50 रुपए लग जाते थे। यानी अगर हमें $1 का पेमेंट करना है और सपोज करो हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास रुपए हैं, सपोज करें आपके पास रुपए हैं, आपने $1000 की गुड्स खरीदी, आपको $1000 देने हैं, आपके पास डॉलर नहीं है, आपके पास रुपए हैं। अगर आप उसी दिन पेमेंट करते तो कितना पेमेंट आपका हो जाता है ना। तो आप रुपए लेके जाते डॉलर खरीदने, है ना, तो कितने रुपए देते आप $1 के लिए, 50 रुपए देते, $1 मिलता है, वो आप डॉलर उसको दे देते। अच्छा 50-50 करके आप कितने 50,000 रुपए देते, $1000 आपको मिलते, आप उनको दे देते। अब आपने पेमेंट नहीं किया, अब 31 मार्च को आपका क्रेडिटर दिख रहा है $1000, तो आपको उसको 50,000 रुपए देने थे या $1000 देना था। लायबिलिटी किस टर्म में है, रुपए में या डॉलर में। एक्चुअली हमें क्या पे करना है, डॉलर या रुपए, सोच समझ के जो तुम्हें समझ में आ रहा है, डॉलर या रुपए। डॉलर। जिस आदमी से आपने यूएसए में माल खरीदा, आपको उसको डॉलर देने, उसको रुपए से कोई भी मतलब नहीं, तो आपकी लायबिलिटी $1000। आज बैलेंस शीट डेट पे हम देख रहे हैं कि यार बैलेंस शीट डेट मतलब 31 मार्च को हम सोच रहे हैं कि हमें कितने रुपए देने हैं, तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50,000 या 54,000। 54,000 रुपए देने हैं आपको, है ना। कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बात करें तो आज डॉलर 54 रुपए का चल रहा है। सपोज करो यही रेट रह जाए, चेंज ना हो, है ना, लेटेस्ट यही रेट है 54 रुपए। तो आज बैलेंस शीट डेट पर जब हम सोच रहे हैं तो हमारे हिसाब से क्या हो रहा है कि मुझे उसके $1000 देने हैं और $1 तो मार्केट में 54 रुपए का मिलता है, बोला हमें तो उसके 54,000 रुपए देने पड़ जाएंगे। हम 54 रुपए देंगे तो हमें $1 मिलेगा, हम उसको डॉलर देंगे। ऐसे हम 54,000 रुपए देंगे तो हमें $1000 मिलेगा, जो हम क्या करेंगे बाहर वाले को पे कर पाए। लायबिलिटी मनी के फॉर्म में कितने रुपए की, रुपए के फॉर्म में कितने की हो गई, 54,000 रुपए की हो गई। इसका मतलब ये है कि ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में अगर आपको क्रेडिटर दिखाई देता है, ठीक है, आपको अगर क्रेडिटर दिखाई देता है तो आप उसको किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे, जिस रेट पे ट्रांजेक्शन हुआ होगा जब रेट चल रही थी वो, या जो क्लोजिंग रेट है, क्लोजिंग। अच्छा पूरा सीरीज पढ़ेंगे हम AS11 में, ठीक है, कि क्या होगा बाद में अगर 52 रुपए ही देने पड़े तो क्या होगा, तो वो सब चेंज होगा। लेकिन आप अभी बैलेंस शीट डेट पे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपनी लायबिलिटी को शो करेंगे। यानी आज की बात करूं मैं बैलेंस शीट डेट पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 54,000 रुपए देने पड़ जाएंगे। बाद में अगर डॉलर की रेट फ्लक्चुएट होगी, 53 देना पड़े तो हम बाद में चेंज करके 53 पे कर देंगे, और 55 पे करना करे तो 55 पे कर देंगे। क्लियर है क्या ये बात। तो हमने यहाँ बात की कि क्रेडिटर को हम क्लोजिंग रेट पे दिखाएंगे क्योंकि हमें वही पे करना है। हमें अगर आज पेमेंट करना पड़ा तो 54 रुपए पे करना है। ऐसे अगर हमें किसी से लेना है $1000, तो फिर उसको किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे। वैसे इसी एंगल सोचो, $1000 आपको अगर वो दे दे, सपोज वो आपको $1000 आज ही दे दे और आप उस डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कराओगे तो कितने रुपए बन जाएंगे आपके, 54,000। मतलब $1000 आज के हिसाब से 54,000 रुपए की बढ़त रखते हैं। 50 का ट्रांजेक्शन था, उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि 50 तो हो गया था डेट, कोई फर्क नहीं पड़ना उस बात से। अगर आज आपको रुपए दे देगा $1000 तो वो 54,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। आज ना दे बाद में देगा तो अगर 55 की रेट चलेगी तो 55 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे क्या रेट चलेगी वो तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज जो लेटेस्ट रेट है वो कितना है, 54। यानी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि हमें 54,000 रुपए मिलने की संभावना है, 54,000 रुपए मिलेंगे। तो हम डेटर को कन्वर्ट करते हैं किस रेट पे, क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करते हैं। IFO NIFO बाद में समझा दूंगा कि इनमें क्या अंतर आ रहा है। एक ही जगह तुमने अंतर देखा होगा, अगर देखा हो तो, बाकी सब जगह सेम ही लिखा है। वो क्यों है क्या है वो समझते हैं हम अभी, ये समझ लें। ऐसे किसी का आउटस्टैंडिंग हमें पे करना है तो जैसा क्रेडिटर है वैसे आउटस्टैंडिंग हो गया एक तरीके से, जैसा क्रेडिटर है वैसे लोन हो गया। इन्हें हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी की मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम का मतलब होता है जिसका लेना देना निश्चित हो, है ना। ये 26 में ये वर्ड सीखोगे आप, मॉनेटरी आइटम का मतलब डिटेल में सीखोगे। तो यहाँ ऐसा कि जो लेना देना फिक्स है कि भाई $1000 लेना है या $1000 देना है, $1000 का लोन है, तो जो लेना देना फिक्स है उसको किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे हम, क्लोजिंग पे, क्योंकि इससे अच्छी रेट हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है, पक्का। तो ये वाला पॉइंट हो गया।
अब देखना, मैं अभी ये समझा देता हूँ पहले, इनकम या एक्सपेंस, फिर उसी से ये बातें दोनों समझ में आ जाएंगे। इनकम या एक्सपेंस का मतलब क्या है, जैसे सेल्स, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट ले रहा हूँ मैं, अपन ने कोई सेल किया, परचेज की, तो अभी नया पॉइंट जोड़ लेते हैं, सेल्स। अब सेल्स क्रेडिट होती है, सपोज करें हमने साल भर में $20,000 की सेल की है, ठीक है, पूरे साल में $20,000 की सेल की है, तो क्या पूरा $20,000 का डेटर दिख रहा होगा, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ? कुछ नहीं मिला होगा, सब एंड में मिलेगा, साल भर बेच दिया, सब अगले साल मिलने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, पैसा आता रहा होगा, है ना। आप अगर ऐसा 20,000 की जगह में ऐसा 12,000 लिख दूं, या ठीक है 12,000 लिख दूं, तो इसका मतलब कि लगभग ऑन एन एवरेज हर महीने में कितना अपन ने बेचा माल, $1,000 का माल हर महीने अपन बेचते रहे, ठीक है, $1,000 ऐसे 12 महीने में $12,000 की हमने सेल कर ली। तो जैसे हमने अप्रैल में माल बेचा तो उसका मई जून तक पैसा आ गया, मई में बेचा तो जून में पैसा आ गया, जून में बेचा जुलाई में आ गया होगा, कुछ नगद आ गया होगा, कुछ उधार रहा होगा, जो भी हुआ, ठीक है। तो अब सेल को आप किस रेट पे कन्वर्ट करोगे? क्या क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करें? क्या सारी सेल से इतना पैसा आया होगा, ₹54, सारी सेल से? तो सेल की घटना एक दिन का इंसिडेंस नहीं है, वो पूरे साल का है। तो हो सकता है जब आप 1 अप्रैल को बेच रहे हो तब 49 की रेट चल रही हो अप्रैल में, मई में जब आप बेच रहे हो, सपोज करो रेट डेली और हर थोड़ी देर में चेंज होती है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, वैसे ही कमोडिटी एक्सचेंज में डॉलर की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। समझ में आ रही बात? कहाँ ट्रेड करा जाता है, डॉलर को भी खरीदा बेचा जाता है, कहाँ पे? कमोडिटी एक्सचेंज में। शेयर को कहाँ खरीदा बेचा जाता है? स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंज, दाल चावल सोना चांदी, ठीक है, डॉलर फॉरेन करेंसी, ये कहाँ खरीदे बेचे जाते हैं? कमोडिटी एक्सचेंज में बेचे जाते हैं। जैसे अपन स्टॉक एक्सचेंज में STT लगता है, वहाँ CTT लगता है, ऐसा पूरा एक पैरेलल मैकेनिज्म है वो। क्लियर है बात? तो डॉलर का रेट हर मिनट फ्लक्चुएट होता है, यानी आपने जो भी 15 मिनट पहले माल बेचा होगा वो हो सकता है 49 के रेट पे बेचा हो, और 15 मिनट बाद जो आप बेचने वाले हो या 1 घंटे बाद जो आप बेचने वाले हो सकता है 50 की रेट चल रही हो। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, मैं तो बस एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। आप जनवरी में बेच रहे हैं तो वो 50 की रेट पे चल रहा हो, फरवरी में 51 की रेट, ठीक है, मार्च में ₹52 की रेट चल रही हो, यानी कि कोई स्टैंडर्ड रेट आपके पास नहीं है, वो ट्रांजेक्शन डेली फ्लक्चुएट कर रहे हैं। क्लियर है? अब कहने के हिसाब से तो हर मिनट में फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में आप देखते हो ना, सीधा दिखते ही रहता है आपको, फ्लक्चुएट कर ही रहा है प्राइस, है ना, लोग तो विदिन अ मिनट खरीद के भी बेच देते हैं, इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज में या कमोडिटी एक्सचेंज में डॉलर का रेट फ्लक्चुएट कर रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनना, आज सुबह माल बेच रहे कोई और रेट चल रही थी, दोपहर में कुछ और रेट चल रही थी, शाम को कुछ और रेट चल रही थी, ऐसे साल भर में हर दिन अलग अलग रेट चल रही थी। अब प्रैक्टिकल बात करें तो जिस रेट पे ट्रांजेक्शन हुआ उस रेट पे रिकॉर्ड करो, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। एक बंदा तो टाइमर लगाए बैठेगा कि बिक गया हो तो लिख दें क्या रेट चलो, ये बहुत गलत हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, मतलब अदरवाइज क्या करना चाहिए हमें, जिस रेट पे ट्रांजेक्शन हुआ है उस रेट पे रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन बहुत बहुत इम्पॉसिबल जैसी बात हो जाएगी। सही है, आ रहा है समझ में आपको? तो ऐसा करना तो मुश्किल हो जाएगा आपको, और आपको रुपए से कोई मतलब नहीं ना। आप समझना, यहाँ पे यहाँ कोई फॉरेन कंपनी की एक ब्रांच खुली हो, वो यहाँ आपको सामान बेचेगी, ₹100 का सामान यहाँ हो सकता है पूरे 6 महीने ₹100 में बिक रहा हो, लेकिन ₹100 की वैल्यू डॉलर के रिस्पेक्ट में हर मिनट में चेंज हो रही है। तो माल डेली 100 का ही बिक रहा है, तुम आज सामान खरीदोगे 100, शाम को आओगे 100, कल आओगे 100, 6 महीने बाद भी 100, है ना। जब चेंज होगा तब चेंज होगा, समझ रहे ना। लेकिन जब आप उस रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करोगे, वो तो हर मिनट में चेंज हो रहा है, तो बायर को कुछ नहीं पता कि डॉलर कितने बार चेंज हो रहा है, जो बेच रहा है वो भी नहीं देखेगा कि कितने बार चेंज हो रहा है। तो क्या करें आप, हर ट्रांजेक्शन को उसकी एक्चुअल कन्वर्जन की रेट पे ले जाएं। वे जो ₹100 में बेचा तब डॉलर के रेट क्या थे, सुबह कितने रेट थे, दूसरे मिनट पे कितने रेट थे, तीसरे मिनट में कितने, ये बहुत कठिन बात हो जाएगी। तो उन्होंने सिंपल सा बोला कि आप क्या करें, करना तो कि जिस रेट पे कन्वर्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है उस पर रिकॉर्ड करो आप, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप एक एवरेज रेट निकाल लो, जो एवरेज रेट आए आप उस पर क्या कर लेना, ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट कर लें। जैसे मान लो कि ओपनिंग रेट चल रही थी, प्रैक्टिकली एवरेज रेट कैसे ली जाती है,
हर महीने की एक एवरेज रेट ले ली जाती है। जैसे वेल कंपनी है BHEL, वो 15 डेज का एवरेज लेती है। 15 दिनों में डॉलर के फ्लक्चुएशंस देख के एक एवरेज बना लेती है। सपोज करो उसने डिसाइड किया कि इस 15 दिन में जो भी ट्रांजैक्शन होगा सेल का, वो कितने रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे हम, 55। कभी रेट 50 थी, 51 थी, 55 थी कि 57 थी, 58 थी, ऑन एन एवरेज कितनी चली थी, 55। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इस महीने के ट्रांजेक्शन 55 रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे, अगले महीने के ट्रांजेक्शन हम इस रेट पे कन्वर्ट कर लेंगे। ये एक्चुअल बता रहा हूँ, वेल 15 दिन का फ्लक्चुएशन लेती है, 15 दिन का एवरेज। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बात की आपको परमिशन देता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको क्या बोलता है कि आपको जो इनकम एक्सपेंस हैं आप उनको किस रेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी एवरेज रेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने से कुछ नहीं होना, जितना पैसा मिलना है उतना ही मिलना है, जितना मिलना है ना पैसा उतना ही मिलना है आपको। अब ऐसे सोचना सीरियसली, आप यहाँ किसी फॉरेन कंपनी के आउटलेट में जाते हैं, आप वहां से कुछ सामान खरीदते हैं, आपने एक टी-शर्ट खरीदी, वो 500 की आई, आपने उनको 500 रुपए दिए, उनको 500 ही मिलने थे, मिल गए। अब बाहर रेट तो हर मिनट पे कन्वर्ट हो रही, तो ठीक है यार, अब जो भी हो रहा है मॉनेटरी देखा जाए तो 500 रुपए ही आए हैं। अब किस रेट पे हैं किस रेट पे नहीं है वो तब क्लियर होगा जब आप एंड में क्या करेंगे, सारी चीजों को खत्म करके अपना पूरा बोरिया बिस्तर उठा के घर आएंगे, तो पूरे डॉलर का हिसाब लगाएंगे कि इन डॉलर के बदले मुझे कितने रुपए सच में मिले, तब समझ में आएगा कि फायदा हुआ है नुकसान। बाकी तो अंदाज है, जो पैसा आपके पास है वो आपके पास ही रहेगा। अकाउंटिंग चाहे आप एवरेज पे कर लो चाहे एक्चुअल पे, जो पैसा आपकी जेब में आना था वो आ गया। 500 रुपए में टी-शर्ट बिकी अगर तो 500 रुपए आपकी जेब में आ गए। अब आप उसको 55 पे कन्वर्ट करो या 54 रुपए पे, पैसे जितने आने थे सच में आपके पास आ गए और आपके पास 500 रुपए रहेंगे। और जब आप काम बंद करके रुपए के बदले डॉलर लेके घर विदेश जाना चाहोगे तो अपना वो 500 रुपए पकड़ा के जितने तब मिलने होंगे उतने डॉलर आपको मिल जाएंगे। अकाउंटिंग बीच में एक अंदाज बता रहा है कि आपको ट्रांजेक्शन लगभग कितने रुपए का हुआ है, लगभग आपका कितना पैसा है, आपके पास लगभग कितना बैंक बैलेंस है, वो सब कन्वर्ट करके लगभग पे आ रहा है। इसलिए आपको एग्जैक्ट रेट की कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर है क्या? जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, अंदाज लगाते हो यूजफुल लाइफ का, अब देखो एसेट खरीदा, पैसे लगने तो लग गए, अब यूजफुल लाइफ ऊपर नीचे कर दोगे तो डेप्रिसिएशन यहाँ का वहां चला जाएगा, जाएगा तो P&L में ही। और जो मशीन 6 साल में खराब होनी वो तो होगी ना 6 साल में, चाहे आप डेप्रिसिएशन 5 में लगाएं चाहे 4 में। तो जो एक्चुअली होना है वो थोड़ी आपकी अकाउंटिंग से बदल जाएगा, बस उससे थोड़ा ही हो जाएगा कि भाई ये डेप्रिसिएशन का खर्चा कितने सालों में डालें, तो 5 की जगह 6 में चला जाएगा, 6 साल की जगह 5 में चला जाएगा, तो कोई जमीन आसमान में अंतर नहीं आ जाएगा। वो जो नुकसान आपकी जेब से होना है वो होगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, एक एवरेज रेट पकड़ी। तो जो इनकम और एक्सपेंस है जो साल भर होते रहते हैं, साल भर माल बिकता रहता है, तो आप क्या करें, डेली की रेट ना निकालें, आप एक एवरेज रेट लें। आपके एग्जाम में क्या होगा ऐसे बताएंगे वो कि ओपनिंग रेट थी 45, ठीक है, क्लोजिंग रेट थी, यहाँ मैं 44 ले रहा हूँ, और क्लोजिंग रेट थी 40, तो एवरेज कितना हो गया 45, बस ऐसे तुम्हें वो रेट बता देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना एग्जाम में। तो जब एवरेज इनकम या एक्सपेंस की चीज़ें हैं, परचेज या सेल है या रेंट वगैरह चुका रहे हो, तो हर महीने चुका रहे हो, तो क्या आप इसको 44 पे कन्वर्ट करोगे, हर महीने रेंट चुका रहे हैं आप, नहीं, ये तो ओपनिंग पे हो जाएगा। तो क्या आप 45 पे करोगे या 46 पे करोगे, 45 है ना, एवरेज आ गया, कभी ज़्यादा कभी कम हो गया। तो जो भी इनकम एक्सपेंस है आप उनको एवरेज रेट पे कन्वर्ट कर लेंगे। अब ऐसे देखना है जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको किस रेट पे कन्वर्ट करना है। ऐसे तो सोचें जिस दिन वो स्टॉक खरीदा गया उस रेट पे कन्वर्ट करूं, सही है ना। एक क्लोजिंग स्टॉक के अंदर बहुत सारा पार्ट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पूरा मार्च का खरीदा हुआ स्टॉक बच गया हो। अब पूरे मार्च का खरीदा हुआ बचा होगा तो 1 मार्च का भी है, 2 मार्च का भी, 3 मार्च का भी, 4 मार्च का भी, हर दिन की रेट अलग है। लेकिन क्या तुम साल भर की एवरेज रेट पे ले लो उसको, वो एंड के हिस्से का स्टॉक बता रहे हो आप। अगर अप्रैल मई जून जुलाई से खरीदना शुरू किया होगा तो वो तो बिक गया होगा, बचा कौन सा होगा, मार्च, ठीक है, 15 दिन का या 10 दिन का, मार्च के 10 दिन का स्टॉक बचा होगा या मार्च के 5 दिन का स्टॉक बचा होगा। तो वो रेट किस डायरेक्शन में जा रही है बताएं आप। एवरेज लेना चाहिए क्या हमें शुरू से लेके एंड तक का, या वो एंड डायरेक्शन में जा रही है एंड में, इसलिए उसके लिए हम कौन सी रेट ले लेते हैं, क्लोजिंग। इनमें से कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है, कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होगा, ना कर सकते हैं आप। क्योंकि अगर मैं AS11 की सीधी सीधी बात बताऊं तो AS11 ऐसा बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक को उस रेट पे दिखाओ जिस रेट पे एक्चुअली वो खरीदा गया था, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप क्लोजिंग रेट पे दिखाओ।
एग्जाम में क्या करोगे आप, क्लोजिंग रेट पे दिखाओगे। समझ में आ गया। और प्रैक्टिकली भी क्या किस पे होगा, वो क्लोजिंग पे कन्वर्ट किया जाता है। कोई पूरा काम छोड़ के फॉरेन एक्सचेंज पे दिमाग नहीं लगाएगा, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, वो केवल अकाउंटिंग कर रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग में थोड़ा सा कम फायदा निकलेगा, तो भी पैसा जो तुम्हारी जेब में है वो तुम्हारी जेब में ही रहेगा, चाहे वो पीएनएल में दिखाई दे या ना दे। कौन सा जितना पीएनएल बनाओगे उतना पैसा आएगा तुम्हारा, जो आ गया वो आ गया, बस तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो बाकी। तो क्लोजिंग स्टॉक किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे हम, क्लोजिंग रेट पे। ओपनिंग स्टॉक किस रेट पे कन्वर्ट हो जाएगा, ओपनिंग, क्योंकि जो इस बार की क्लोजिंग अगले साल की क्या हो जाएगी, ओपनिंग रेट हो जाएगी। तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट होगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट पे, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें कितना सारा स्टॉक कौन कौन सी डेट का है। अब बताएं फिक्स एसेट के बारे में। क्या फिक्स एसेट अपन साल भर में बार बार खरीदते रहते हैं, या 3-4 साल में एक आध बार होता है, या एक आध साल में एक बार होता है? तो इसके केस में प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर पता करना है कि एक्चुअल रेट क्या है, आप आराम से पता कर सकते हैं। जिस दिन आपने फिक्स एसेट खरीदा उस दिन की डेट, उस डेट पे रेट क्या चल रही थी। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसमें आप एग्जैक्ट करोगे ना, तो डेली चेंज हो रही है ना, प्रॉब्लम आएगी। फिक्स एसेट में डेली चेंज हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमने तो फिक्स एसेट एक बार खरीदा, 3 साल चल रहा है वो, तो आप उसके लिए रेट ध्यान रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ क्लोजिंग क्यों लिखा है इस बारे में थोड़ा देर में डिस्कशन हो पाएगा। ठीक है, वो उसके टाइप की वजह से चेंज हो रहा है। तो रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, क्लियर है क्या ये बात? अब सपोज करो आप 5,000, आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, $10,000 का आपने फिक्स एसेट खरीदा। जिस दिन आपने खरीदा तब रेट चल रही थी 50 या 60, ले लो 60 की रेट चल रही थी। तो बताओ इसको कितने पे कन्वर्ट कर दोगे आप, 6 लाख पे। तो ये चल रही थी ऑन दी डेट ऑफ एक्विजिशन 60, और क्लोजिंग की डेट अगर मैं बोलूं तो क्लोजिंग पे चल रही थी सपोज करो 62। तो आईएफओ बोलता है कि आप किस रेट पे कन्वर्ट करो, रेट ऑन दी डेट ऑफ एक्विजिशन। जबकि एनआईएफओ क्यों बोलता है उस पर बात नहीं करी अपन ने, लेकिन क्या बोलता है कि आप किस पे कन्वर्ट कर दो, क्लोजिंग। अगर हम क्लोजिंग पे कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 6,20,000 पक्का आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? मैं एक क्यों समझा रहा हूं, मैं डेप्रिसिएशन के हिसाब से समझा रहा हूं। अब डेप्रिसिएशन किस रेट पे कन्वर्ट होगा, तो उस पर ऐसे नहीं सोचना है। डेप्रिसिएशन कैसा लगता है, सपोज करो 10% एसएलएम, सपोज करें अगर डेप्रिसिएशन की रेट 10% एसएलएम है, डब्ल्यूडीपी भी होता तो भी कोई चेंज नहीं होने वाला था। अगर 10% एसएलएम है तो बताओ फिर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? आप जितने रुपए का एसेट दिखाओगे उसका 10% निकलेगा। सही है, तो कितना, 60। अगर आप एसेट को 62 के रेट पे दिखाओगे तो इसका 10% निकलेगा डेप्रिसिएशन, कितना, 62,000। डेप्रिसिएशन अपने आप उस रेट पे कन्वर्ट हो जाएगा जिस रेट पे आपने फिक्स एसेट को कन्वर्ट किया है, क्योंकि वो तो 10% ऑफ कॉस्ट निकल रहा है। तो आप जिस रेट पे फिक्स एसेट को दिखाओगे उसका 10% करेगा, तो अपने आप उसी रेट को लेके 10% करेगा। क्लियर है क्या? तो मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, फिक्स एसेट को आईएफओ में किस किस रेट पे दिखाना है, जिस रेट पे खरीदा गया उस रेट पर। एनआईएफओ में किस रेट पे दिखाना है आपको, क्लोजिंग में। एक बार जितना बोल के देखा है अपन ने, मतलब जितना डिस्कस किया एक बार उसको बोलते हैं, ठीक है, कितना समझ में आया अपने को। और फिर ज्यादा डिस्कस ना करके पहले 1-2 क्वेश्चन करेंगे और फिर एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे, ताकि कॉन्सेप्चुअली और क्लियर हो जाए। अभी ज्यादा डिस्कस करेंगे तो भूल जाएगा तुम्हें कि क्या डिस्कशन हो रहा है। बताना ओपनिंग स्टॉक को किस रेट पे कन्वर्ट करें, देखना मत है ना, जितना याद है तो ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को किसी से कुछ लेना है या किसी को देना है तो क्लोजिंग रेट पे, क्योंकि वही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है अपने पास। सेल, परचेज, खर्चे, एवरेज, क्योंकि वो साल भर होते रहे। क्लियर है? ओके। फिक्स एसेट को किस रेट पे कन्वर्ट करें, जिस रेट पे खरीदा था, क्योंकि वो हमें इजीली अवेलेबल हो सकता है और हमें मल्टीपल रेट याद करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही है। क्लियर है? बस एनआईएफओ में क्लोजिंग रेट है क्यों है उस पर डिस्कशन करेंगे अपन। और डेप्रिसिएशन तो अपने आप 10% निकालोगे तो वो अपने आप वही पकड़ेगा रेट जो तुमने ऊपर यूज की है। क्या इसमें कोई डाउट? पक्का क्लियर इतना? ठीक है, बस इसके बाद तो डाउट जैसी कोई बात भी नहीं रहेगी। लिख तो लिया ही है ना? कौन है ये? माधव, तार ढीले पड़ गए एक आध गिटार के।
तुम भूलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या डेट है आज? क्या डेट है आज? 6। डेट याद रखने के दो कारण हो सकते हैं तुम्हारे पास। ये त्योहार मनाने नहीं आए यहाँ पे। नहीं, वो आने वाला ना त्योहार, होली। तो इसलिए पहन के आया कि शांति बनी रहे। इसने कुछ कहा, सामने वाला भड़क गया रेड हेड पहन के। हाँ, तुम तो अमन, नमन जाना, बोलते जाना एंजॉय। वैलेंटाइन डे के दिन बजरंग दल के पीछे पीछे। देखें अगला पॉइंट, 1 मिनट मुझे याद करने दो। तो क्या तुमने क्लोजिंग एंट्री पास कर दी वहां? ये नीचे नहीं, क्या दिख रहा है तुम्हें? लेकिन यहाँ ट्रांजेक्शन विद एचओ, एचओ के साथ ट्रांजेक्शन है। सपोज करो एचओ दिखा रहा है कि एचओ ने आपको गुड्स सेंड करी हैं, तो वो दिखाएगा कि इतने रुपए की गुड्स सेंड करी हैं, जबकि ब्रांच दिखाएगा कि हमें इतने डॉलर की गुड्स रिसीव हुई हैं, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में अकाउंटिंग कर रहा है और एचओ इंडियन करेंसी में अकाउंटिंग कर रहा है। तो ऐसा ट्रांजेक्शन दिख सकता है कि एचओ ने गुड्स सेंड करी हो ब्रांच को, और एचओ ऐसा बोले कि 5 लाख रुपए की गुड्स ट्रांसफर की गई हैं, जबकि ब्रांच बोले कि हमें $10,000 की गुड्स रिसीव हुई हैं। तो जो ब्रांच को $10,000 की गुड्स रिसीव हुई हैं वो ट्रायल बैलेंस में दिख रही होंगी। गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ कितना, $10,000। और इसको रुपए में कन्वर्ट करना है, $10,000 कितने रुपए के बराबर हैं? तो 5 लाख रुपए, क्योंकि एचओ ने दिखाया है कि उसने 5 लाख रुपए का सामान भेजा है। रिकंसिलेशन नहीं करना है, रिकंसाइल्ड है।